अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MLT MCQs। मैं हूं कामरान। आज के MCQs का जो टॉपिक है वो है नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, जिसमें से हम 10 बेहतरीन MCQs डिस्कस करेंगे। वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं MCQs को। जो पहला एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है कि हाइपरस्प्लीनिज्म, जब स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाता है, उसका साइज़ एबनॉर्मल हो जाता है स्प्लीन का, तो उसमें कौन सी हालत होती है नीचे दिए गए हालतों में से। तो आपने उस हालत का पता बताना है, उस कंडीशन का पता बताना है। तो ऑप्शंस हैं कि मरीज़ को माइलोडिस्प्लेजिया भी हो जाता है, मरीज़ को ल्यूकोपीनिया भी हो जाता है, मरीज़ को पेनसाइटोसिस हो जाता है और मरीज़ को पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। तो जो ऑप्शन दुरुस्त है वो है ऑप्शन नंबर 2। जिन मरीज़ों का स्प्लीन का साइज़ बढ़ जाता है तो उनका WBC लेवल भी कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, जिसे ल्यूकोपीनिया कहते हैं। MCQ नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि नीचे बताए गए हालात में से या कंडीशंस में से कौन सी ऐसी कंडीशन है, कौन सी ऐसी हालत है जिसका कोई भी ताल्लुक नहीं है हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस के साथ। तो जो ऑप्शंस बताए गए हैं वो है इंक्रीज्ड ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी, यानी जब रेड ब्लड सेल्स के टूटने का ख़तरा बढ़ जाता है, या फिर MCHC जो है वो 36% से बढ़ जाती है, या फिर इंट्रावस्कुलर हेमोलिसिस होती है, या फिर ऊपर तीनों बताए गए जवाबात दुरुस्त हैं। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में इंट्रावस्कुलर हेमोलिसिस नहीं होता, बाकी इंक्रीज्ड ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी भी होती है, MCHC का साइज़ भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो सिर्फ इंट्रावस्कुलर हेमोलिसिस इसमें नहीं होती। जो तीसरा MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसी ख़राबी है जो कि उसका जो चांस है वो बढ़ जाता है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी का। तो नीचे कुछ डिसऑर्डर्स, कुछ बीमारियों का, कुछ ख़राबियों का बताया गया है, उसमें से आपने उस ख़राबी को उठाना है जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल के टूटने का ख़तरा बढ़ जाता है, यानी ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी का ख़तरा बढ़ जाता है। तो ऑप्शंस हैं हेरिडिटरी स्टोमेटोसाइटोसिस, हेरिडिटरी एलिप्टोसाइटोसिस, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस या फिर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3। हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस में ख़तरा बढ़ जाता है ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी का कि रेड ब्लड सेल ज़्यादा से ज़्यादा टूटना शुरू हो जाए। जो चौथा MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि जो एनीमिया होता है, जो सिकल सेल डिजीज़ में देखा जाता है, वो आम तौर पर क्या है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक होता है सिकल सेल की बीमारी में जो एनीमिया पैदा होता है, तो ब्लड पिक्चर नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक होती है, या फिर ब्लड पिक्चर नॉर्मोसिटिक हाइपोक्रोमिक होती है, माइक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक होती है, या फिर माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक होती है। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी वो एनीमिया जो सिकल सेल डिजीज़ की वजह से पैदा होता है, जिसमें खून की कमी होती है। तो ब्लड फिल्म में, पेरिफेरल स्मेयर में जो RBC हैं तो वो नॉर्मल होते हैं और उनका कलर भी नॉर्मल होता है, उनका हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल होता है। तो जो पांचवा MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि हीमोग्लोबिन के टाइप में से कौन सी टाइप सबसे आमतौर पर पाई जाती है रेड ब्लड सेल में उन मरीज़ों में जिनको सिकल सेल होता है, लेकिन वो सिकल सेल ट्रेट के मरीज़ होते हैं। तो सिकल सेल ट्रेट वाले जो मरीज़ हैं तो उनके रेड ब्लड सेल में कौन से हीमोग्लोबिन की किस्म सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो जो ऑप्शंस हैं वो है हीमोग्लोबिन A2, हीमोग्लोबिन F, हीमोग्लोबिन S या फिर हीमोग्लोबिन A। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी जो सिकल सेल ट्रेट का मरीज़ होता है तो उसके रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन A पाया जाता है, हीमोग्लोबिन की ये टाइप उसमें होती है। जो छठा MCQ है उसमें पूछा जा रहा है कि वो कौन सा अमाइनो एसिड होता है जो तब्दील हो जाता है सिकल सेल एनीमिया में, जिसकी वजह से फिर सिकल सेल एनीमिया होता है। तो जो ऑप्शंस हैं वो है कि जो ग्लूटामीन होता है तो इसको तब्दील कर दिया जाता है ग्लूटामिक एसिड के लिए, ठीक है, और ये होता है 6 पोजीशन पर बीटा चेन के, या वेलिन जो है वो चेंज होता है ग्लूटामिक एसिड की जगह पर और इसकी पोजीशन होती है बीटा चेन के 6 पोजीशन पर, या फिर लाइसिन जो है ये तब्दील होता है ग्लूटामिक एसिड के लिए
और इसकी पोजीशन होती है छठे नंबर पर अल्फा चेन में, या फिर वेलिन जो होता है वो तब्दील होता है ग्लूटामिक एसिड के लिए छठे पोजीशन पर अल्फा चेन की। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2। तो वेलिन जो होता है वो तब्दील हो जाता है, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड के लिए, और ये 6 पोजीशन पर होता है बीटा चेन के लिए, और ऐसे लोगों में फिर सिकल एनीमिया जो है, सिकल सेल एनीमिया वो होता है। जो 7वां एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है कि नीचे बताए गए जो ऑप्शंस हैं ये पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन सी बीमारी में, लेकिन एक हालत इसमें नहीं पाई जाती, यानी हीमोग्लोबिन सी में नीचे बताए गए हालतों में से, बीमारियों में से, कंडीशंस में से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो नहीं पाई जाती, बाकी सब पाए जाते हैं। तो जो ऑप्शंस हैं हीमोग्लोबिन सी क्रिस्टल्स, टारगेट सेल्स, फास्ट मोबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन सी एट pH 8.6, या फिर लाइसिन जो है वो तब्दील होता है, ठीक है, ग्लूटामिक एसिड के लिए छठे पोजीशन पर बीटा चेन के। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3। जो हीमोग्लोबिन सी की बीमारी है तो उसमें ये 1 नंबर पर, दूसरे नंबर पर और चौथे नंबर पर जो ऑप्शन है तो ये इसमें होता है, लेकिन फास्ट मोबिलिटी जो हीमोग्लोबिन सी की है वो नहीं होती pH जो है 8.6 पर। जो 8वां एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है कि जो सिकल सेल ट्रेट का मरीज़ होता है उसकी जब हम तशखीस करते हैं कि उसे सिकल सेल ट्रेट है या नहीं है, तो उसके लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस किया जाता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन सा ऐसा रिज़ल्ट होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि ये वाकई में सिकल सेल ट्रेट का पेशेंट है और उसकी तशखीस हो सकती है। तो ऐसे मरीज़ में हीमोग्लोबिन ए जो होता है वो 80% होता है, हीमोग्लोबिन एस 10% होता है, हीमोग्लोबिन A2 10% होता है, या फिर हीमोग्लोबिन ए 0% होता है, हीमोग्लोबिन A2 5% होता है, हीमोग्लोबिन F 95% होता है, हीमोग्लोबिन ए 60% होता है, हीमोग्लोबिन एस 40% होता है, हीमोग्लोबिन A2 2% होता है, या फिर हीमोग्लोबिन ए 40% होगा, हीमोग्लोबिन एस 35% होगा और हीमोग्लोबिन F 5% होगा। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, यानी जो सिकल सेल ट्रेट का मरीज़ होगा जब इसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस का रिज़ल्ट आएगा तो उसमें हीमोग्लोबिन ए जो होगा वो 60% होगा, हीमोग्लोबिन एस 40% होगा और हीमोग्लोबिन A2 2% होगा। तो इससे हमें पता चलेगा कि ये सिकल सेल ट्रेट का मरीज़ है। जो 9वां एमसीक्यू है उसमें पूछा जा रहा है कि जो नीचे बताए गए कुछ हालतें हैं, ठीक है, तो वो ऐसी कौन सी हालत है जिसकी वजह से ख़ुद ब खुद जो स्प्लीन है वो ख़त्म हो जाता है, वो श्रिंक हो जाता है, वो सुखड़ जाता है, वो छोटा हो जाता है और वो अपना काम ठीक तरह से नहीं करता। तो उस हालत का आपने बताना है। तो जो ऑप्शंस हैं वो है सिकल सेल की बीमारी में ऐसा होता है, थैलेसीमिया मेजर में ऐसा होता है, हीमोग्लोबिन एससी की बीमारी में ऐसा होता है, या फिर हीमोग्लोबिन सी की बीमारी में ऐसा होता है। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1। सिकल सेल की बीमारी में जो स्प्लीन होता है तो वो ख़ुद ब खुद सुखड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है और वो फिर अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाता। जो आखिरी एमसीक्यू है वो है कि नीचे बताए गए जो हालतें हैं, ठीक है, कंडीशंस हैं, तो उसमें से कौन सी सही है पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया के लिए। तो उस कंडीशन का आपने बताना है कि कौन सी बात दुरुस्त है पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया के लिए, PNH के लिए। तो जो ऑप्शंस हैं वो है कि ये एक इनहेरिटेड ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट की बीमारी है, ये एक इनहेरिटेड ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है, या फिर ये इनहेरिटेड है एज ए सेक्स लिंक्ड ट्रेट, या फिर ये एक्वायर्ड स्टेम सेल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हेमोलिसिस होती है, रेड ब्लड सेल्स टूटते हैं। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4। जनाब ये एक एक्वायर्ड स्टेम सेल डिसऑर्डर है जो वक्त के साथ साथ लग सकता है, एक्वायर्ड है ये, और इसकी वजह से फिर रेड ब्लड सेल बहुत ज़्यादा टूटते हैं पैरोक्सिमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिनूरिया में। बहुत ज़्यादा शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स MLT MCQs देखने के लिए। आज हमारा नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक में पार्ट फर्स्ट था, तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो पार्ट 2 होगी नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक MCQs की, तो देखना ज़रूर।
चाहिए आप लोगों को उसे, ताकि आप लोग अच्छे से इसको कवर कर सकें, समझ सकें और आप लोग के इम्तिहानात में आपको आसानी हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।